आज तक की सबसे बड़ी खबर लेकर आज आपके सामने हाजिर हुआ हूं। बंगाल की ये खबर है और बंगाल की पूरी राजनीति के लिहाज से आज की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि ममता बनर्जी के जो सबसे करीबी थी सयोनी घोष, वो भी अब साथ छोड़ चुकी है। वो भी अब उसी गुट के पास जा रही हैं जो गुट की पहले ही इनसे यानी कि ममता बनर्जी से अपना पिंड छुड़ाकर अलग हो चुकी है। अब उसी गुट के साथ सयोनी क्यों जा रही है? क्या सयोनी को किसी बात का डर सता रहा है? क्या सयोनी को ऐसा लग रहा है कि वो अगर इस गुट के साथ यानी कि ममता बनर्जी के साथ यानी उस पार्टी के साथ वो बनी रहती है तो उनके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई हो सकती है और हो सकता है उनको एक विवादित बयान के मामले में उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। आखिर क्या वजह है कि सयोनी आनन फानन में काकोली दास्तीदार जो हैं, काकोली घोष दास्तीदार, उनके पास चली गई, उनके गुट में चली गई और उनको कह रही है कि अब काकोली दीदी आप ही बचा पाएंगी। यानी कि अब सयोनी घोष को डर सताने लगा है। ये जो अभी तक बहुत बढ़ चढ़कर बोलती थी कि कोई क्या कर लेगा मेरा, अब वो सब शांत हो गई है, बिल्कुल कुछ नहीं बोल रही है। लेकिन इससे भी मजेदार एक और घटनाक्रम हुआ। वो घटनाक्रम क्या है कि अब ममता दीदी ये कह रही है कि सब जा ही रहे हो तो मैं क्या करूंगी पार्टी में, मैं पार्टी ही छोड़ देती हूं, यानी पार्टी का ही विलय करवा देती हूं। हालांकि इस खबर की अभी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बताया यह जा रहा है कि कांग्रेस ने उनको यानी कि ममता बनर्जी को एक प्रकार से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद ऑफर किया है। और ये किस शर्त पर ऑफर किया है कि आप अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लीजिए और आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कांग्रेस की बन जाइए। यानी कि अब ममता बनर्जी की स्थिति ये हो गई है कि जिनके पास इससे पहले 207, 208 या 216 के आसपास विधायक थे और 29 सांसद लोकसभा में, बाद में एक का देहांत हो गया तो 28 सांसद और 13 सांसद आपके राज्यसभा में, और इस वो पार्टी, उस पार्टी की अध्यक्षा अब जो है इस स्थिति में पहुंच गई है कि अब उनको पार्टी मर्ज करने तक की स्थिति आ रही है। आज इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे और इस बातचीत में इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये सयोनी घोष जो है ये आनन फानन में काकोली दस्तीदार के पास क्यों गुहार लगाने पहुंच गई और उनको किस बात का डर सताने लगा है कि अब वो ना तो कुछ बोल रही हैं और उसी गुट में वो शामिल हो जाना चाहती हैं ताकि उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। नमस्कार प्रवीण जी, हमारे दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, राजनीति बच्चों का खेल नहीं है और राजनीति सिनेमा नहीं। उछले कूदे, गाए, कुछ गा दिया, कुछ बोल दिया, ऐसा नहीं है। राजनीति आप देखिए हमेशा बहुत ही गंभीर कार्य, और चाहे वो शयानी हो या आप देख लीजिए शताब्दी राय हो और जितने भी बांग्ला कलाकार हो या महुआ मोइत्रा हो या और भी जो बॉलीवुड के भी कलाकार हैं, आप देखिए कि वो गंभीर पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, सीरियस पॉलिटिक्स नहीं। सत्ता के लिए वो जुड़ते हैं और सत्ता हट जाती है तो हट जाते। अब देखिए इसमें दो तीन राय, एक मैं पर्सनल बता दूं, व्यक्तिगत भी, एक पत्रकार की, एक नागरिक की एक राय। मेरा ये मानना है कि बीजेपी को, मेरा ये मानना है बीजेपी को सयानी घोष को स्वीकार नहीं कर, चाहे कुछ हो। उन्होंने वो, उसके पिताजी का बैकग्राउंड भी यही है कि वो घोर कम्युनिस्टवादी था और वो 1-1.5 किलो सोने का चेन पहन के घूमता था। वो अपने जमाने का तोलेबाज था वो भी, और वो कम्युनिस्ट पार्टी में था। और जादवपुर जहां से ये जीती है, नॉर्थ इंडिया के लोगों को नहीं पता होगा, जैसे जेएनयू कम्युनिस्ट का गढ़ है, तो जादवपुर यूनिवर्सिटी भी कम्युनिस्ट का गढ़। और ऐसा कम्युनिस्ट में बोलने में मुझे आपत्ति है, मेरे होठ कांपते हैं
ये हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए कम्युनिस्ट जादवपुर यूनिवर्सिटी में गाय काटते थे और उसको टांगते थे और फिर पका के खाते थे, केवल हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए कम्युनिस्ट। और इसे ये जादवपुर से ही जीती हुई है। और इसीलिए इसने महादेव पर जो विवादित पोस्ट डाला था वो कोई सनातनी भूल नहीं। भाजपा आए जाए, कांग्रेस आए जाए, उससे मतलब नहीं है। सनातन था, सनातन है और सनातन रहे। लेकिन तो मेरा ये व्यक्तिगत संजीव जी, एक मिनट बस। ये सयानी घोष कह रही है, ये सयानी घोष कह रही है कि वो उस वक्त, यानी ये 2015 की घटना है और उस वक्त वो मात्र 22 साल की थी। उस वक्त उनको इस बात के बारे में कोई समझ नहीं था कि वो क्या डाल रही हैं, क्या लिख रही हैं, क्या बोल रही हैं। और इस बात की जानकारी जब उनको 2021 में हुई तो वो सार्वजनिक रूप से माफी मांग चुकी हैं। क्या आपको लगता है कि 6 साल के बाद जब वो 28 साल की हुई और राजनीति में आ गई तब उनको इस बात का आभास हुआ कि नहीं, वो गलत कर चुकी हैं? नहीं, पहली बात यह है कि 18 साल में मैच्योर हो जाता है, इतना समझ हो जाता है। दूसरी बात है कि परिवार के संस्कार क्या है। 22 साल तो बहुत उम्र है, बहुत ज्यादा उम्र है। लेकिन क्या वो 22 साल में उन्होंने कुछ नहीं सीखा कि क्या किसी की धर्म, मैं ये कहता हूं यही तरह की बात उन्होंने दूसरे धर्म के लिए क्यों नहीं कही, किसी मजहब के लिए क्यों नहीं कही, किसी दीन के लिए क्यों नहीं कही। ठीक है, मान लिया कि वो नादान थी, लेकिन नादानी केवल सनातन के लिए थी, महादेव के लिए थी, हमारे भोलेनाथ के लिए थी, या दूसरे मजहबों के लिए थी। दूसरे मजहबों के लिए तो उनका गाना था, नैन में मदीना और दिल में काबा, जो भी है, हमें उससे भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप और कोई हिंदू भी अगर किसी दूसरे धर्म का अपमान करेगा तो वो भी गलत है। आप भावनाओं को ठेस मत पहुंचाए। भावनाएं, धार्मिक आस्थाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन एक दूसरा पक्ष है इसका। देखिए, इसका मैं वो करता हूं कि देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी, मैंने अपना व्यक्तिगत राय बता दिया। अब एक जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है हमारे देश का, उसके हिसाब से मैं अपना राय रख रहा हूं। हो सकता है मैं गलत भी, हो सकता है मैं सही भी। देखिए, जब कश्मीर में धारा 370 हटाना था तो महबूबा मुफ्ती से भी बीजेपी ने अलायंस किया और उस समय घोर विरोध हुआ था। और आज भी संजय राउत ये बोलते हैं कि आपने तो पीडीपी जैसे कट्टरपंथी पार्टी तक से जो सेपरेटिज्म की बात करती है उससे आपने हाथ मिला लिया। लेकिन उस हाथ मिलाने का के बाद का नतीजा क्या हुआ वो देखना है। वो धारा 370 हटा, 35A हटा, और आज कश्मीर में तिरंगा लहराया जाता है, लाल चौक पे तिरंगा लहराया जाता है। और पाकिस्तान ने जो गुलाम कश्मीर अपने कब्जे में जबरन रखा हुआ है, वहां देखिए क्या हालत। तो परिणाम, जो बड़े नेता होते हैं, जो नेतृत्व करते हैं देश का, पार्टी का, वो व्यक्ति या घटना नहीं देखते, वो अंतिम उद्देश्य देखते हैं। और अगर अंतिम उद्देश्य यूसीसी को लागू करने के लिए पर्याप्त नंबर में सांसदों की संख्या चाहिए, या परिसीमन के लिए आपको पर्याप्त संख्या चाहिए सांसदों की, महिलाओं के आरक्षण के लिए आपको पर्याप्त संख्या चाहिए, और वन नेशन वन इलेक्शन के लिए पर्याप्त सांसदों की संख्या चाहिए, तो मैं मानूंगा कि ये ठीक है। एक गलत व्यक्ति से भी अगर आप सही काम करवा लेते हैं, उससे अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं, तो राजनीति में इसको जीत ही मानी जाती है। मैंने दोनों पक्ष इस लिहाज से वर्णन कर